हेलो मेरे क्यूट स्टूडेंट एंड लविंग पेरेंट्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लेट्स लर्न विद प्रीति में। तो बेटा आज से एक न्यू सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और बुक का नाम है हमारे अतीत। तो इसका आज हम चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल टीचिंग मेथड अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। बुक का नाम है हमारे अतीत फर्स्ट। हमारे अतीत का मीनिंग होता है बीता हुआ कल, यानी हम इस बुक में अपने इतिहास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, हिस्ट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहां और कैसे, यानी इतिहास में क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। तो इन सब के बारे में हम आज इस चैप्टर नंबर 1 में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ चैप्टर का। इसमें हम कौन कौन से पॉइंट क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट होगा कि हम अतीत के बारे में कौन कौन सी चीजें जान सकते हैं कि अतीत में लोग किस तरह से रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था, उनका व्यापार कैसा था, वो कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह से अपनी आजीविका कमाते थे। तो ये सब पॉइंट हम क्लियर करेंगे। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। सेकंड पॉइंट, लोग कहाँ रहते थे, यानी पहले के जमाने में या इतिहास में आज से लाखों वर्ष पहले, आज से 1000 वर्ष पहले लोग कहाँ पर रहते थे, कैसे रहते थे। थर्ड पॉइंट है सुलेमान और किरथर पहाड़ियां। फोर्थ पॉइंट है गारो तथा विंध्य पहाड़ियां। तो ये सब पॉइंट हम क्लियर करेंगे। एंड फिफ्थ इज आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, यानी पहले के जमाने में या आज से 100 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले लोग यात्राएं क्यों करते थे, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। तो ये सब हम जानेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 में। और सीबीएसई एग्जाम के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज चैप्टर को अच्छे से देखिएगा, वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रशीदा का स्वाद। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। रशीदा आपकी तरह एक स्टूडेंट है, वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है और उसकी जो निगाह है एकदम से एक लाइन पर गई 100 साल पहले। न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कितने वर्षों पहले क्या हुआ था। वह यह सोचने लग गई कि आज से 100 वर्ष पहले क्या हुआ था, ये हम कैसे जान सकते हैं। तो कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, तुम टीवी देख सकते हो, फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। तो बेटा जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि कल स्कूल में क्या हुआ था, तो ये आप मुझे बता सकते हो। बात ये भी अतीत की है, बीते हुए कल की है, ये भी हिस्ट्री है, इतिहास है। जो भी चीजें पास्ट में हुई वो सब क्या है, हमारा इतिहास है। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे 100 वर्ष पहले क्या हुआ था, तो 100 वर्ष पहले तो आप भी नहीं थी, मैं भी नहीं थी। तो इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए हम ये सब बातें हम कहाँ से जान सकते हैं कि 1000 वर्ष पूर्व, 100 वर्ष पूर्व अतीत काल में क्या हुआ था। तो हम कैसे जान सकते हैं, अभिलेखों के जरिए जान सकते हैं, कॉइन्स के जरिए जान सकते हैं, जो पुराने सिक्के होते थे, स्मारक होते हैं, ठीक है, जो अवशेष बचे हुए हैं आज के समय में भी हमें देखने को मिलते हैं। तो उनके जरिए हम अपने इतिहास के बारे में जान सकते हैं, स्मारकों के जरिए जान सकते हैं, और सबसे में हम अभिलेखों के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, जो हमें इतिहास के अभिलेख जो आज भी अवेलेबल है उनके जरिए हम अपने इतिहास को जान सकते हैं। तो आगे देखिए अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ कि अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखिर को, पशुपाल को, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो हम अतीत में लोग किस तरह का व्यापार करते थे, कृषक यानी किसान किस तरह से खेती करते थे, शासक राजा महाराजा किस तरह से अपना शासन करते थे, युद्ध करते थे, व्यापारी किस तरह का व्यापार करते थे, पुरोहित यानी
पंडित, शिल्पकार यानी मूर्ति बनाने वाले, तो इन सब का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। आर्किटेक्ट यानी शिकारी यानी शिकार करने वाले, ठीक है। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुनते थे, कौन से नाटक देखते थे, या फिर कौन से गीत गाते थे, ठीक है। तो अतीत के बारे में हम कितनी सारी चीजें जान सकते हैं। हमारा पहला पॉइंट था अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम आर्किटेक्टों के बारे में, पशुपालकों के बारे में, पुरोहितों के बारे में, शिल्पकारों के बारे में, इन सब के बारे में जान सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे, सेकंड पॉइंट था हमारा, लोग कहाँ रहते थे। तो देखते हैं अभी लोग कहाँ रहते थे। नर्मदा नदी का पता लगाओ। आपके यहाँ पर देखिए अगले पेज पर, पेज नंबर 2 पर एक, ये देखिए पेज नंबर 2 पर आपको एक मैप दिया गया है। इसमें क्या पता लगाना है कि नर्मदा नदी कहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं अभी लोग कहाँ रहते थे, इसके बारे में पढ़ते हैं। कई लाख वर्षों पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे, यानी नर्मदा नदी के तट पर रहते थे लोग। देखिए आज के जो जमाने में या आज के टाइम पे यानी प्रेजेंट टाइम में सभी फैसिलिटी हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन पहले के टाइम पर ऐसा नहीं होता था, हमारे इतिहास में ऐसा नहीं होता था। आज से 100 वर्ष 1000 वर्ष पूर्व क्या था, फैसिलिटीज नहीं थी इतनी। तो लोग क्या करते थे, जंगलों में रहते थे, नदियों के किनारों पर रहते थे। नदियों के किनारों पर क्यों रहते थे, जैसे कि हमें जीने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है। लेकिन आज तो पानी हमारे घरों में आता है, हर घर में पानी अवेलेबल है, बिजली आती है, हमारे पास अच्छे घर हैं। लेकिन पहले के जमाने में या पहले आज से लाखों वर्ष पहले ऐसा नहीं था। तो लोग कहाँ पर रहते थे, नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक यानी चीजों को इकट्ठा करने वाले। तो वे आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह करते थे, ठीक है। तो खाने के लिए जैसे कि फल फूल ये सभी वो जंगल से इकट्ठा करते थे। तो वो इस तरह से अपनी आजीविका चलाते थे। जैसे कि आपने आदि मानव के बारे में सुना है, आज से लाखों वर्ष पहले जो मानव का रूप था उसको आदि मानव कहते हैं। आपने सुना होगा आदि मानव के बारे में। तो वो क्या करते थे, उनके पास ना कपड़े होते थे, वो जंगलों में रहते थे और पेड़ के पत्तों की छाल, पेड़ के पत्ते और पेड़ों की जो छाल होती है ना उसको बांध कर रहते थे, ठीक है। और वहीं अपना शिकार करते थे, ठीक है, पशुओं का शिकार करते थे, उन्हीं को खाते थे, फल खाते थे, ठीक है ना। तो उस टाइम पर लोग ऐसा करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे, यानी शिकार करते थे जानवरों का। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। ये देखिए मैप में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाना है। ये कहां पर है, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पास किरथर और सुलेमान पहाड़ियां आपके मैप में दी गई हैं। तो इनका आपको पता होना चाहिए। ध्यान से देखिए बेटा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीमा है वहां पर किरथर और सुलेमान पहाड़ियां दी हुई हैं। तो इन्होंने इस क्षेत्र में अभी सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बारे में ये बता रहे हैं कि इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। यानी सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में आज से 8000 वर्ष पूर्व की बात है ये। वहां पर क्या उगाना शुरू किया, सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल उगाना शुरू किया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं का पालतू बनाना शुरू किया, ठीक है, यानी भेड़ बकरियां पालना शुरू किया। ये कब की बात है, 8000 वर्ष पूर्व की बात है, ठीक है। कहाँ की बात है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों की बात है। सुलेमान और किरथर पहाड़ियां कहाँ पर है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के पास, ठीक है। तो वहां पर इन पहाड़ियों में सबसे पहले गेहूं और जौ उगाना शुरू किया लोगों ने, ठीक है, और गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालना शुरू किया, ठीक है। अब उससे अगला पॉइंट था हमारा गारो तथा विंध्य पहाड़ियां।
अब जैसे सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का हमने पता लगाया कि मैप में कहां पर है, वैसे ही विंध्य और गारो पहाड़ियां कहां पर है। ये देखिए आप अपने मैप में, गारो पहाड़ियां हैं आसाम में। कहां पर? आसाम में। और विंध्य पहाड़ियां ये देखिए मैप के बिल्कुल मध्य में यानी मध्य प्रदेश में विंध्य पहाड़ियां। ठीक है, इन सबका आपको पता होना चाहिए। आसाम में गारो पहाड़ियां और मध्य प्रदेश में विंध्य पहाड़ियां। तो ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, यानी ये भी वो क्षेत्र थे जहां पर क्या हुआ? कृषि का विकास हुआ। जहां सबसे पहले क्या उगाया गया? चावल उपजाया गया। जैसे कि गेहूं उपजाया गया था सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में, उसी प्रकार से चावल विंध्य पहाड़ियों में। ठीक है, तो वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो ये विंध्य पहाड़ियां हैं, इसके उत्तर में यानी इस ये जो जगह दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पर सबसे पहले चावल उगना शुरू हुआ विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में। विंध्य पहाड़ियां कहां पर है? मध्य प्रदेश में। गारो पहाड़ियां कहां पर है? आसाम में। किरथर और सुलेमान कहां पर है? पाक और अफगानिस्तान की सीमा के बिल्कुल पास। तो समझ में आया? अब आगे आते हैं, मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। यानी ऐसे ही आपको क्या ढूंढना है इसमें? सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के बारे में पता लगाना है। ये देखिए सिंधु नदी आपको दिखाई दे रही है, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ये किसका निशान है? नदियों का। ठीक है, तो ये दिखाई दे रही है आपको मैप में सिंधु नदी, सिंधु नदी। ठीक है, तो सहायक नदियां, हाँ तो आप मुझे बताइए सहायक नदियां क्या होता है? पता है आपको सहायक नदियां? सहायक नदियां होता है कि एक नदी के अंदर जब और नदी आकर मिल जाती हैं तो क्या हो जाती हैं? उसकी सहायक नदियां। जैसा कि ये देखिए मैप में, जैसे गंगा नदी दिख रही है आपको, ये गंगा नदी में यमुना और सोन और चंबल नदी आकर मिल गई है, तो ये क्या हो गई है? इसकी गंगा नदी की सहायक नदियां। यानी जब एक नदी के अंदर और छोटी छोटी नदियां आकर मिल जाएं, और भी नदियां आकर मिल जाएं, तो वो क्या बन जाती हैं? उसकी सहायक नदियां। इस नदी की, यानी जैसे कि गंगा नदी है, इसमें और नदियां आकर मिल गई तो ये इसकी सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, यानी नदियों के किनारों पर बहुत से नगर बसे। कब? 4700 वर्ष पूर्व। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यानी गंगा और इसकी जितनी भी सहायक नदियां मैंने अभी बताई, तो उनके समुद्र तट, उनके किनारों पर नगरों का विकास कब हुआ? आज से 2500 वर्ष पूर्व। अब बात है गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। अब जैसे मैंने बताया था गंगा नदी, ये देखिए अपने मैप में देखिए गंगा नदी, और गंगा नदी के बिल्कुल यहाँ पर ये है सोन नदी। ठीक है, सोन नदी इसकी सहायक नदी है। तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध यानी वर्तमान बिहार नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन कीजिए। यानी प्राचीन काल में जिसको मगध बोला जाता था उसको वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो आज के टाइम पे हमारी स्टेट है बिहार, गंगा के दक्षिण में, यहाँ पर गंगा के नीचे दक्षिण में, तो उसको पहले बोला जाता था मगध और अब बोला जाता है बिहार। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, यानी वहां पर मगध राज्य पर, ठीक है, जो आज का बिहार है पहले मगध था, तो मगध पर जब जो शासन करते थे तो वो बहुत कैसे थे? शक्तिशाली थे, और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। यानी पहले के मतलब अतीत काल में क्या होता था, आज से कई वर्षों पूर्व लोग क्या करते थे? युद्ध करते थे और दूसरे क्षेत्र पर क्या कर लेते थे? विजय प्राप्त कर लेते थे, अपना शासन कर लेते थे। ठीक है, दो क्षेत्रों के बीच में युद्ध होता था, फिर जो विजय होता था वही अपना शासन चलाता था। तो इस तरह से होता था। आज से कई वर्षों पूर्व राजा महाराजा शासन करते थे। लोगों ने इस देव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्राएं की,
कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी भी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। यानी अतीत काल में क्या होता था कि लोग प्राकृतिक आपदाएं आ जाती थी, जैसे कि बाढ़, सूखा वगैरह, तो उस वजह से लोग क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहने लग जाते थे। दूसरा, अपने काम के लिए भी, अपनी आजीविका कमाने के लिए भी लोग क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं, ठीक है, जो व्यापारी यानी जो व्यापार करने वाले लोग थे, जहाजों में कौन कौन सी वस्तुएं, हीरे जवाहरात, सोना, ये सब लेकर क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाते थे। यानी पहले के टाइम पे जितने भी जो गुरु होते थे लोगों को शिक्षा देने के लिए, जैसे कि आज इस क्षेत्र में तो कल दूसरे क्षेत्र में, ऐसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जाते थे। ठीक है, कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। ठीक है, इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। ठीक है, तो एक क्षेत्र का कल्चर अलग है, दूसरे क्षेत्र का कल्चर अलग है, रहन सहन अलग है, उनके विचार अलग हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से लोगों को एक दूसरे के विचारों का पता लगता था। अब क्वेश्चन है कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? तो क्या बेटा आपको पता है आज क्यों यात्राएं करते हैं? वो यही अपने व्यापार के लिए करते हैं। प्राकृतिक आपदाएं अगर आ जाए, किसी क्षेत्र में बाढ़ आ जाए, सूखा आ जाए, सुनामी आ जाए, तो उस वजह से भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। अच्छा, व्यापार के लिए, पर्यटन के लिए, जैसे कि हम मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी चीज को देखने के लिए चले जाते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए चले जाते हैं, किसी काम के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने व्यापार के लिए, इन सब चीजों के लिए हम क्या करते हैं, यात्राएं करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ठीक है, और इसमें दिया गया था जैसे कि धार्मिक गुरुओं के बारे में। ठीक है, जो पहले शिक्षा देने वाले लोग थे वो क्या करते थे, एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाते थे। लेकिन पुराने समय में और आज के समय में देखिए कितना अंतर आ गया है। क्या आपने देखा, मैं आपको अपने घर से, यहीं से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप अपने घर बैठे हैं, मेरे को आपके घर नहीं आना पड़ा, मेरे को आपके पास नहीं आना पड़ा। तो देखिए कितनी सारी फैसिलिटीज आज अवेलेबल हो गई है, लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था। आज से कई वर्षों पूर्व ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था, फैसिलिटीज की कमी थी। ठीक है, इतना विकास क्षेत्रों का नहीं हुआ था, लेकिन आज हो गया है। तो आज हम अपनी ये क्लास यही कंप्लीट करते हैं, एंड करते हैं, और आगे हम चैप्टर को अपनी अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 3 से। अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लगा हो, आपको चैप्टर समझ आया हो, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे विद लवली स्माइल।